Today we'll start with the Avogadro hypothesis or Avogadro law. ठीक, first of all, what is Avogadro law? Avogadro law और Avogadro hypothesis बहुत ही सिंपल है, देखो, और इसका यूज आएगा आपको कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। ठीक, आगे मतलब इस यूनिट में भी और फर्दर जो आगे यूनिट्स आएंगे उसमें इस लॉ के जो इस कंसेप्ट को यूज किए करेंगे हम और कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एवोगैड्रो, सिंपल वे में समझते हैं, थोड़ा सा पहले डायग्राम बना करके। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 बीकर है, ठीक है, और इनका सेम वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल ये 5 लीटर है, तो ये भी 5 लीटर है और ये भी 5 लीटर है। अब इसमें कोई गैस है, फॉर एग्जांपल इसमें N2 गैस है, इसमें O2 गैस है और इसमें H2 गैस है। ठीक, और इसमें पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स हैं। तो क्या कहता है ये, कि ना अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों ही सेम हो, तो देखो मैंने कहा है ये 5 लीटर है, तो ये भी कितना है 5 लीटर और ये भी कितना है 5 लीटर। अब टेम्परेचर भी सेम रख दो और प्रेशर भी सेम। देखो गैसेस की कंडीशन, गैसेस के लिए लो है, गैसेस की कंडीशन में ना जो न्यूमेरिकल होगा, या हम कहें कि गैस की प्रॉपर्टी है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हमेशा याद रहे, काम भी आएगा आपको। पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गैसेस की जितनी प्रॉपर्टी हैं इन्हीं में से किसी पर डिपेंड करेगी। और अगर आपने, जैसे हमने यहाँ वॉल्यूम का कांस्टेंट लिया ही है, अगर फॉर एग्जांपल ये बीकर भी 30 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ये भी 30 डिग्री सेल्सियस पर है और ये भी 30 डिग्री सेल्सियस पर है, और यहाँ पर भी प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर भी प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर ही है। नाउ इन दिस केस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी सेम, और यही है एवोगैड्रो लॉ। ये कहता है कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन सेम हो, तो चाहे गैस कोई भी हो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा सेम रहेंगे, they will not change. The number of the gas particles is always constant if the pressure, temperature and volume is similar. उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर जैसे मैंने बनाया है, अगर ये 15 मोल पार्टिकल है तो ये 15 मोल होंगे, ये 15 मोल, अगर 10 मोल है तो ये भी 10 मोल, ये भी 10 मोल। ठीक, तो ये तो लो हुआ। अब इसके बाद कोई मुश्किल नहीं, देखो वेरी इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी गैस इज फिक्स और सेम। अब जैसे देखो इसका क्या यूज क्या है आपके पास, देखो जरा ध्यान देना। इस लॉ को सोल्व करने के बाद कुछ देखो इसमें थोड़ा बहुत डिटेल में है जो आपके सिलेबस में जरूरत नहीं है और आपको जरूरत भी नहीं, चाहे कंपटीशन भी हो। जो लास्ट में रिजल्ट निकलता है वो हमें करना है। लास्ट इस लॉ में जो लास्ट में रिजल्ट ये निकलता है कि कोई भी गैस अगर 22.4 लीटर है, कितनी है 22.4 लीटर, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे 1 मोल। ठीक है, यानी कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, बट कब, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर में देखो वॉल्यूम तो फिक्स है, वो तीनों चीजें फिक्स हो गई, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर में क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर, ये फिक्स हो गए। मींस समझो इसका मतलब, कभी भी अगर किसी गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो अगर आपने वो गैस 1 मोल ली, मींस गैस के 1 मोल पार्टिकल्स लिए, 1 मोल का मतलब कितना होता है 6.022 into 10 raised
रेज़ टू पावर 23 इतने एटम्स का वॉल्यूम इतना होगा, फिक्स वॉल्यूम है हमेशा। ये इस लॉ की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, जिससे कि हमें बड़े आराम से गैस का वॉल्यूम पता लग सकता है, या वॉल्यूम पता हो तो पता लग सकता है कितने पार्टिकल हैं। देखो हम कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कितने पार्टिकल्स हैं, फिर हम कई बार बुक में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा होता है कि गैस, एक रूम के अंदर गैस है, उसमें इतने एटम्स हैं। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जब एटम दिखता ही नहीं है तो कैसे काउंट कर लिया। यही कुछ फॉर्मूलाज और डेरिवेशन होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर कोई भी गैस हो, गैस कोई भी हो, अगर उसका मतलब कि वहाँ जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस कर दो आप, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर करो, तो उसके अंदर अगर तो आपने गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर लिया है तो उसके अंदर 1 मोल पार्टिकल्स होंगे। आपने पार्टिकल्स को बिना काउंट के ही पता लगा लिया। अब सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, कोई गैस ली, आपने देखा कि उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन जब आपने उसका वॉल्यूम किया वो आ गया 11.2। तो बस आपसे आप पूछें कितने पार्टिकल है इसमें, सिंपल सी बात है, इसी टेम्परेचर इसी प्रेशर पर अगर ये 22.4 लीटर था तो 1 मोल था, अब 11.2 लीटर है तो ये हाफ मोल, इसका ये हाफ है तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो पार्टिकल कितने हो जाएंगे, हाफ मोल। ठीक है, बाकी मैं इस लॉ को और डिटेल में बाद में तब लूंगा जब हमारा मोल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हम ये भी करेंगे कि इतने ग्राम गैस है तो बताओ उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, पता चल जाएगा आपको कि कितने ग्राम गैस है और उसमें कितने गैस के एटम्स हैं, लेकिन वो हम मोल कंसेप्ट के बाद ही करेंगे क्योंकि उसमें यहाँ पर हमें मोल कंसेप्ट को टच नहीं करना है। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा केवल एवोगैड्रो हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ऑलवेज फिक्स्ड। और वो फिक्स क्या है कि 22.4 लीटर में 1 मोल पार्टिकल होंगे अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक, तो ये हमारा एक सिंपल सा लॉ हुआ। इसी के बाद सेकंड लॉ है Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. What this law states? First C, जैसे ये गैस है H2, सेकंड गैस क्या होगी Cl2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और क्या बनेगा यहाँ पर 2HCl। ठीक, HCl भी गैस ही बनेगी। Now see, इसको हम थोड़ा सा ये कई बार मॉडिफाई कर देते हैं, Gay-Lussac's law of gaseous volume, Gay-Lussac's law और Gay-Lussac's law of gaseous volume. What this law states? very 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 simple कि बहुत मतलब जिसे आप कहोगे कि बच्चों वाली बात होती है बिल्कुल, कि रिएक्टेंट और जब भी रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट मींस जो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी, there is a simple ratio between the reactant and product. There is a simple ratio between the reactant and product. होगा ही देखो, 1 हाइड्रोजन 1 Cl2 2 HCl 1:1:2. तो what Gay-Lussac's law of gaseous volume states that there is a simple ratio between the reactants and product in a गैस। गैस में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में एक सिंपल रेशो होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 H2 2.5 Cl2 और यहाँ कुछ और बन जाए, इनके बीच में एक सिंपल रेशो आएगा। ये है गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक, अब इसके बाद देखो हमें थोड़ा सा अब मोल कंसेप्ट की तरफ बढ़ना है, बट उससे पहले कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें देखो, अब थोड़ा सा हम एटम के बारे में पहले कर चुके हैं, एटलीस्ट कुछ तो किया ही है हमने, थोड़ा आपको एटम के बारे में आइडिया है। वी आर ऑन द रिवीजन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो एटम में क्या होता है। एटम में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मैं वैसे बना रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है नंबर, ये जस्ट वैसे एक डायग्राम की फॉर्म के लिए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे।
और शेल्स में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 होंगे, सेकंड शेल में अगर 8 पूरे हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए तो फिर थर्ड शेल में इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगे। अब हमें पता है कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा सेम होगा। ठीक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा सेम होगा और इस नंबर को क्या बोलेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो चाहे प्रोटॉन ले लो, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। उसे क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन। और न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, मास नंबर। मास नंबर मींस एटम का मास किसके अंदर हुआ, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में जितने पार्टिकल हुए उसे बोलते हैं मास नंबर। अब यहाँ मैं थोड़ा पहले एक डाउट जो बच्चों में रहता है हमेशा, उसको दूर करता हूँ मैं। सबसे पहले देखो आपके पास जैसे पता होगा कि सोडियम का हम जो मोलर मास है, मोलर मास वो क्या होता है 23 ग्राम पर मोल। अब जरा थोड़ा सोचो इसको बात को, हमने क्या कहा है पता है हमें, एटम आर सो एंड सो स्मॉल दैट वी कांट सी। इवन कि अगर 1000 एटम्स भी इकट्ठे हो जाएं आप देख नहीं पाओगे। एटलीस्ट हमारी आई साइट में कम से कम 20-30 लाख एटम्स इकट्ठे हों तो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। मींस अगर आप छोटे से छोटा पार्टिकल भी देख रहे हो तो उसके अंदर कम से कम 20 लाख एटम्स होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है मास 23 ग्राम। 23 ग्राम तो बहुत होता है, वो कैसे पॉसिबल है? एक्चुअल में ये 23 ग्राम एक एटम का नहीं है, यहाँ लिखा है पर मोल। इतने एटम का देखो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर इकट्ठे होंगे तो उनका मास 23 ग्राम होगा। 23 ग्राम पर मोल सोडियम के, वो भी सोडियम के इतने एटम इकट्ठे होंगे। देखो अभी काउंट करो, मींस आप 6 के बाद 23 जीरो लगाओगे, डोंट नो व्हाट इज द नंबर, बट इतने एटम्स का मास 23 होगा। इसका मतलब 1 का कितना मास होगा, तो 1 का तो कितना मास होगा 23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, बहुत ही कम मास होगा। तो एक एटम का मास तो बहुत कम होता है। ग्राम के अंदर अगर लोगे तो आप ग्राम में लोगे तो वो माइनस में जाएगा, माइनस अगर मैं यहाँ करूंगा तो इसको 23 के आसपास जाएगा, -20 के आसपास, ठीक है 10⁻⁻20 के आसपास जाएगा। मास इसका बहुत कम होता है ग्राम में। बट यहाँ पे ना एक चीज और लेते हैं हम, एटॉमिक मास को यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं। एटॉमिक्स को बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट या यू, एटॉमिक मास यूनिट या यू। वो क्या होता है कि ना एक एटम, हम एक एटम में लेंगे कि एक एटम में कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे सोडियम के अंदर क्या होता है 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन, कितना मास हुआ 23U, या इसको लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है कि किसी एटम में कितने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, मींस उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, प्लस मींस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, वही उसका एटॉमिक मास यूनिट या फिर एटॉमिक यूनिट होता है। ठीक है, इसको मास यूनिट भी बोल देते हैं। तो मास यूनिट या एटॉमिक यूनिट वो एक एटम का निकलेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखना, अगर कभी ऐसे आ जाए जैसे 24U, इसका मतलब है इसके अंदर 24 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। जैसे आ गया 40 AMU, AMU या U बात एक ही होती है, इसका मतलब उस एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर 40 हैं। हाँ, अगर वो पूछे इस जिसका मास मान लो कहता है कि चलो 38 AMU है, ठीक है 38 AMU है, तो बताओ इसके एक मोल पार्टिकल का कितना मास होगा, तो बस इसको ग्राम में चेंज कर दो 38 ग्राम।
क्योंकि 38 ग्राम पर मोल बन जाएगा कि एक मोल का कितना मास हुआ 38 ग्राम और एक एटम में कितना होगा 38 यूनिट। ये चीजें थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का मास होता है ओनली 1। अब इसको अगर आपने 1 यूनिट लिखा तो ये एक हाइड्रोजन का है, लेकिन अगर आपने इसको 1 ग्राम लिखा तो ये 1 ग्राम पर मोल होगा। ये 1 ग्राम मास किसका होगा 1 मोल यानी कि 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का इतना मास होगा। ठीक है, तो ये तो होगा आपका एटॉमिक मास का एक कंसेप्ट। ठीक, अब एक डेफिनेशन होती है, पहले उसे कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं हम। एटॉमिक मास यूनिट ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन होती है मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ एनी एटम as compared to the mass of carbon 12। अब देखो कार्बन 12 का मतलब क्या है। देखो कार्बन के ना आइसोटोप्स होते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है आइसोटोप। थोड़ा सा आपको पता अगर हो तो आइसोटोप क्या होता है कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनके मास में फर्क हो, जैसे कार्बन 12, 13, 14। तो कार्बन 12 का मतलब है कार्बन का वो वाला एटम जिसका मास 12 हो, यूजुअली 12 ही होता है वैसे। तो हम आप उसको कंपेयर करते हैं। आप कंपेयर कैसे, जैसे आपने लिया हाइड्रोजन, तो जिसमें बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे होता नहीं बट फिर भी समझने में आसानी रहेगी। मान लो आपने यहाँ पर एक कार्बन 12 ले लिया, ठीक है, ये कार्बन 12 है फॉर एग्जाम्पल, और आपने यहाँ फिर हाइड्रोजन भी एक लिया बट अभी भी भारी है। तो अगर मान लो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन रखा है एक, तब भी अभी ये नीचे है, फिर 2 रखा तब भी नीचे आया, ये फिर 2, 3, 4, 5, 6। आपने देखा कि जब ये हाइड्रोजन आपने 12 ले लिए, कितने हाइड्रोजन ले लिए 12 हाइड्रोजन लेने पर दोनों का मास एक बराबर हो गए, दोनों बिल्कुल बैलेंस में आ गए। इससे क्या पता चला कि 12 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 कार्बन 12। ठीक, कि 12 हाइड्रोजन का मास एक कार्बन 12 के बराबर होगा। इसका मतलब अब देखो कार्बन 12 का कितना मास है 12 ग्राम, ये 12 यूनिट मान लो कि एक कार्बन का 12 है और 12 हाइड्रोजन का है 12। ठीक, इसका मतलब एक हाइड्रोजन कितना होगा, सो इट मींस 1 हाइड्रोजन का मास होगा 1 AMU, या फिर इसको बोलते हैं 1 यूनिट। हमने क्या किया, हाइड्रोजन के मास को कार्बन 12 से किया। जिसे हम कहते हैं कि मान दोबारा से देखता हूं, आपके पास कार्बन 12 है और दूसरे आपने कोई एटम ले लिए और आपने देखा कि जब कार्बन 12 के साथ में जो दूसरे वाला है हमें 2 लेने पड़े, तो इसका मतलब एक का कितना मास हुआ 6 ग्राम, क्योंकि 2 लेने पड़े हैं ना। अब जैसे मान लो कहते हैं कि आपने 1 kg एप्पल लिए, अब 1 kg एप्पल में अगर 3 एप्पल्स आए हैं तो एक का कितना मास होगा 400, सॉरी आपके पास को डिवाइड करोगे 4 को तो 250 ग्राम आ जाएगा। अगर आपने 4 एप्पल हैं 1 kg में तो 250, अगर 5 एप्पल होते हैं तो 200 ग्राम। इसी से कितना लगा हमें, हमने इसको ये एक वो माना, जैसे केजी का वेट का एक वो होता है मॉडल, ऐसे ही हमने कार्बन 12 को एक मॉडल माना हुआ है, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन 12 को एक रेफरेंस स्केल मानते हैं। जैसे आपने कोई भी सामान लेना है, आपके पास आप जाते हो मार्केट में, वेट रखे होते हैं 1 kg 2 kg, आप किसी शॉपकीपर के पास केवल 1 kg के ही वेट हों। आपने कोई सामान लिया, अब उसका वेट 1 kg से फालतू है तो वो दूसरा वेट रखेगा 1 kg वाला, तब भी वो अभी भारी है, वो तीसरा रखेगा 4 रखेगा। अब उसने 4 वेट रख दिए तो कितना वेट आ गया आपका 4 kg, उसका वेट कितना आ गया 4 kg, पता लग गया। ऐसे ही हमने एटम को भी कंपेयर किया है। अब मान लो यहाँ कार्बन 12 रखा होता और ये जो भी है, वी डोंट नो, मान लो x है, ये x भारी है, फिर हमें एक और कार्बन 12 रखना पड़ा, अभी भी भारी है, फिर एक और रखना पड़ा, दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब कितने रखने पड़े यहाँ पे 3,
3 कितने हो गए 36, इसका मतलब इसका मास होगा 36 यूनिट, क्योंकि ये इससे 3 टाइम्स हैवी है। तो इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, द मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन 12 से कितना हल्का है और कितना भारी है। अगर वो उससे आधा है तो 6 हो गया, उससे 3 टाइम्स ज्यादा है तो 36 हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारा कंसेप्ट नहीं खत्म हुआ, और इसके बाद आज हम लास्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। इसमें आइसोटोप आएंगे हमारे पास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसके बाद इसे करने से पहले, व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटोप्स नेचर में मिलते हैं, इसे हम प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक। जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ना, जो भी एटम्स बने हैं अर्थ में या फिर एटमॉस्फेयर में, वो नेचुरली बने हैं। बने कैसे हैं? ऑल्दो सब स्टार्ट किससे हुए हैं? हाइड्रोजन से, फिर हाइड्रोजन से हीलियम बना, हीलियम से लिथियम, बेरिलियम, इसी तरीके से और एटम बनते चले गए। हाइड्रोजन जो है वो बेस रहा है। अब जिससे कि मतलब मिस्टेक होती रहती है, तो नेचर में मिस्टेक हुई। जैसे कार्बन बनना था, तो कार्बन यूजुअली होता है जिसका मास 12 हो, कार्बन का मास कितना होता है 12। इस कार्बन 12 में क्या होता है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो जब नेचर में स्टार्टिंग हुई बनने की, तो क्या हुआ कि जब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिले तो कार्बन बनना स्टार्ट हो गया, बने वो। बट बाय चांस कई बार मिस्टेक भी हुई, गलती क्या हुई कि न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया। ऑल्दो देखो बेटा, वैसे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनका नंबर कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना अगर वो चेंज आ गया तो वो एटम स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। अगर उन दोनों का नंबर सेम नहीं है तो एटम जो है वो आपका अनस्टेबल हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एटम की स्टेबिलिटी के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो चेंज नहीं हो सकता, बट न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रल होता है, उसका नंबर चेंज हो सकता है। तो यहाँ होता क्या है, बाय चांस की बात क्या हुई, यूजुअली तो क्या हुआ 6 प्रोटॉन मिले और 6 न्यूट्रॉन मिले और आपका कार्बन 12 बनता चला गया। ये लो भाई, कार्बन 12 बनता चला गया, ऐसे बना कार्बन 12। बट 100 में से एक मान लेते हैं, 100 में से क्या हुआ 98 टाइम्स तो यही बना, बट 1 टाइम क्या हुआ बाय मिस्टेक, प्रोटॉन तो 6 ही रहे बट न्यूट्रॉन्स अब इकट्ठे हो रहे थे, वो 6 की बजाय यहाँ पर 7 आ गए। तो इस वाले कार्बन का कितना मास हुआ एक एटम का 13 यूनिट। तो कोई एक आधा कार्बन बन गया जिसका मास 13 यूनिट था। ऐसे ही 98 तो ये बने थे, एक ये बना ही बचा हुआ है कार्बन 14। ऐसे ही एक ऐसा हुआ कि न्यूट्रॉन जो है वो 8 हो गए तो कार्बन 14 बन गया, उसको हमने कार्बन 14U बोल दिया, ठीक। तो ऐसे अब देखो कार्बन तो अपने आप में एलिमेंट है, एटम तो जैसे ही है ना, क्योंकि देखो उनका नंबर तो सेम है, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन प्लस एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो सेम है, वो चेंज ही नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है यहाँ पर मास नंबर, इसका मास 12 है, 13 है और इसका 14 है। सो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यहाँ कार्बन के एलिमेंट्स हैं, कार्बन के एलिमेंट के एटम्स हैं, the atoms of the same element which have same atomic number but different mass number अलग अलग हो गए। अब इसी केस में हम करते क्या है, देखो अब सुनो मेरी, जैसे आपने अब क्या हुआ 100 एटम्स थे फॉर एग्जांपल, देखो अभी मैं सिंपल वे में लेता हूँ, अगर सभी एटम का मास मान लो सभी का मास 12 होता कार्बन के, तो कार्बन के अगर सभी के सभी का मास 12 होता और मैं लेता मास 100 का, तो कितना मास बनता 1200, कितना बनता आपका 1200, और एक का कितना निकलता, फिर दोबारा से 100 से डिवाइड करता ओनली 12, फिर हमारे एवरेज मास में कोई फर्क ना आता। इसको एग्जांपल लेता हूं मैं कि आपके पास क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, ठीक,
और क्लास में हर बच्चे का मास 50 kg है, बिल्कुल फिक्स कि 50 kg, चाहे कोई बच्चा हो सबका मास आपने जब मेजर किया 50 kg आया, तो एवरेज कितना आएगा? 50 ही तो आएगा, वो ना तो कम आएगा ना ज़्यादा आएगा। एवरेज का मतलब होता है कि जितना आया उसको मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, जो आप मैथ में करते हो। बट अगर मान लो इसके अलावा ऐसा हो कि क्लास के अंदर क्या हो, अभी मैं तो सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि 50 बच्चों की क्लास है, इसमें क्या है 20 जो स्टूडेंट्स हैं उनका मास आता है 30 kg और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मास 40 kg है और 10 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका मास 50 kg है। ठीक, आप बताओ क्लास में बच्चों का एवरेज मास क्या है? यहाँ की वेट कितना है, और तो मास बोलते हैं, बट चलो आप वेट बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करोगे, इन 20 स्टूडेंट्स का कितना मास आया कुल मिलाकर के 30 इंटू 20, इन 20 कितना आएगा 20 इंटू 40, कितना आएगा 10 इंटू 50। ठीक है, और आप क्या करेंगे, इनको सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा उसको 50 से डिवाइड कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, सॉरी द एवरेज वेट ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक, ऐसे ही हमें आइसोटोप के केस में करना होता है, क्योंकि आइसोटोप के केस में सभी एटम का मास सेम नहीं है, क्योंकि आइसोटोप तो बना ही तभी है जब मास में डिफरेंस है। अगर मास में डिफरेंस ना होता तो आइसोटोप बनता ही ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज हो ही नहीं सकता। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया फिर तो एटम ही चेंज हो गया। हमें मास एवरेज लेना होता है सेम एटम का ही। अब जिसे हमें निकालना है कार्बन 12 पे निकाल लेता हूं मैं। देखो कार्बन 12 जो एक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये तीन टाइप के आइसोटोप होते हैं। 98% ये होते हैं, मींस आउट ऑफ 100 98 का मास होता है दिस। मैं कह सकता हूँ कि 1.2% वो हो गए 13, तो इसका मतलब कितना बचा 0.8%, उनका मास कितना हो गया कार्बन 14। अब इनका निकालना है आपको एवरेज मास, तो बस टोटल मास ऑफ मींस इन 100 कार्बन का कितना मास आएगा टोटल मिला करके 90। देखो ए का कितना मास है 12, कितने हैं 98, प्लस कार्बन 13 जिनका मास है वो कितने हैं 1.2, 100 में से कितने हैं 1.2, प्लस इनका मास कार्बन 14 है वो कितने हैं 0.8, मल्टीप्लाई बाय देखो 98 1.2 कितने 100 से डिवाइड कर दोगे आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये तरीका होता है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का, यानी कि आइसोटोप के केस में ही एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, ऑल्दो उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स रहेंगे। एक बड़ा टॉपिक है that will be mole concept, although that topic will be the most important topic जो +2 में या आगे तक काउंट आएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।